टफ नहीं है। ऑल राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मैथ्स के साथ। और मैथ्स में हम टेक्सचरिंग क्वेश्चन देख रहे थे, राइट। और हमने प्रीवियस क्या क्या टेक्सचर करके देखा था? वुड, एक्स था, चॉपर जो था, चॉपर हम बना रहे थे और चॉपर का वुड जो है वो कर रहे थे, ठीक। और तो वहाँ तक समझ में आ गया था कि चॉपर का ब्लेड और ये सब जितना भी चीज़ था वो सारी चीज़ हमने शेडर के थ्रू की थी, कंप्लीटली शेडर के थ्रू किया था। लेकिन अब हम लोग का जो काम होगा वो काम रहेगा किस चीज़ का? मैनुअल वाला, टेक्सचरिंग। अब टेक्सचर में आ जाते हैं। शेडर समझ में आया था, है ना, कि शेडर क्या होता है, क्लियर समझ में आया था कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट जो कि लाइट के थ्रू चेंज हो रहा है। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ थी? रिफ्लेक्शन थी, रफनेस था, मेटलनेस था, आपका क्या बोलते, एमिशन था, है ना। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो सरफेस के ऊपर काम करती है जिसमें लाइट बदलने पर उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, वो सारा कुछ आपका किस पे वर्क करता है? विच इज़ योर शेडर। वो पूरा शेडर होता है, तो उस वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें, आई थिंक मेरा हार्ड डिस्क अटैच नहीं है, लेट मी जस्ट अटैच, क्योंकि सारे प्रोडक्ट इसी के अंदर हैं। कैसे? हाँ, फिर भी नहीं चल रहा। दोनों में हो रहा। हाँ, फिर हो गया, मतलब रिप्लेस कर दिए थे ना, मतलब रिप्लेस कर दिए थे। ओके, ठीक है। तो चॉपर हमने कवर अप कर लिया था। ओके, वेयर इज द चॉपर? ओके, हमारे पास अभी कुछ और भी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। रोबोट इज ऑल्सो देयर, लेट्स वर्क ऑन द रोबोट, ठीक। रोबोट पे काम करें कि चॉपर कंप्लीट हो गया था, चॉपर में कुछ लगा था, कुछ बचा था क्या? हैंडल हो गया था, और उसमें क्या बचा था? बस, हाँ वो डालना था ना। चलो मैं डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है 3ds मैक्स शोरील या कुछ ऐसा। 3ds मैक्स कैरेक्टर, ये चॉपर, ठीक। यू ऑलरेडी क्रिएटेड दैट। अब हम बात करते हैं आइसोलेट सिलेक्शन और ब्लेड को। चॉप ब्लेड के ऊपर में अगर हमको किसी एक सेक्शन पे मेटलनेस कम देनी है, एक सेक्शन पे मेटलनेस ज़्यादा देनी है। मेटलनेस का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन, है ना। ब्लेड, ऑब्वियस सी बात है कि ब्लेड के जो कट करने वाले हिस्से होंगे वो थोड़े से आपके रिफ्लेक्टिव होंगे और उसमें शाइन वगैरह अवेलेबल होगी, ठीक। तो उस चीज़ को दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम इतने का सिलेक्शन ले लें और उसमें दूसरा शेडर लगा देते हैं, ठीक। और इतने का सिलेक्शन लेके दूसरा शेडर लगा देते हैं। बट इसके लिए आपको दो शेडर यूज़ करने पड़ेंगे, और शेडर बहुत मेमोरी खाते हैं, रेंडर टाइम भी खाते हैं, मेमोरी भी खाते हैं। तो इस चीज़ को हम मैनुअली कर सकते हैं। हम मैनुअली बता सकते हैं कि किस सेक्शन पे शेडर काम करना चाहिए और किस सेक्शन पे शेडर काम नहीं करना चाहिए, ठीक। सो वो कैसे करते हैं? उसके लिए एक मैप लगता है, मैप, ठीक है। मैप मास्क भी हो सकता है, मैप भी हो सकता है, दोनों टर्म आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। Now, so what I'm gonna do, I'm gonna select the area, और इसमें मैं
इतने सेक्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अनरैप। अब कहाँ पे आ जाते हैं, अब इसको हम अनरैप करने पे आ जाते हैं। इसमें एक प्रोसीजरल अनरैप होता है और एक मैनुअल अनरैप होता है। प्रोसीजरल अनरैप हमने पहले देखा था, है ना, UVW मैप यूज किया था जिसकी मदद से प्रोसीजर अनरैप होता है। यहाँ पे UVW अनरैप भी होता है। UVW अनरैप जब आप करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये आपको प्रोजेक्ट ऑलरेडी करके देता है, ठीक है, और इस भर पे आपको ओपन यूवी, इसके पैरामीटर्स ऑप्शन पे ओपन यूवी एडिटर आता है जिसकी मदद से आप एडिट चेक कर सकते हैं कि कैसा प्रोजेक्ट हुआ है या आपका अनरैप कैसा निकला है। अभी फिलहाल आपका अनरैप जो है वो काफ़ी डिफरेंट निकला है। ठीक, तो अगर मैं इसको हमने यहाँ प्लानर से इसको लगाया हुआ है तो केवल इतने ही सेक्शन का अनरैप निकला है, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। ठीक, then we'll select the other geometries. क्या होता है कि सिलेक्शन जो है ना वो हटता नहीं है। देखो हुआ क्या है, मैंने पॉलीगोनल फेस सेलेक्ट किए थे। अब पॉलीगोनल फेस सेलेक्ट करके यूवी तो मार दिया, यूवी बन गया, लेकिन पॉलीगोनल फेस सेलेक्टेड ही रह गए और मॉडिफायर लिस्ट में हायरार्की ऊपर आ गई। इसका मतलब समझे, वो नीचे वाला सेलेक्टेड ही रह गया, बाकी सब ऊपर रह गए, है ना। अब अगर मैं वापस से अनरैप के बाद नीचे जाता हूँ ना तो ये मेरे को वार्निंग देता है कि अगर तुम नीचे गए और कोई भी बदलाव तुमने किया तो अनरैप छूट जाएगा। अनरैप छूट जाएगा यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लूज हो जाएगी, छूट जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर मैं इसको होल्ड और येस कर देता हूँ तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये वैल्यू वो बचा के रखेगा और फिर मैं अपना काम करके वापस से अनरैप में जा सकता हूँ। ठीक, तो इसको होल्ड एंड येस कर देंगे और वापस से इधर आ गए, ख़त्म किया, अनरैप में गया। यहाँ पे पॉलीगॉन सेलेक्ट करूँगा तो अब मैं अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर पाऊंगा। अब आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक ग्रीन कलर की लाइट आपको नज़र आ रही है। ये ग्रीन कलर की जो लाइन है इसको बोलते हैं सीम, सीम बोलते हैं। ठीक है, सीम का मतलब क्या होता है, यहां से ये जो ऑब्जेक्ट है ये अनरैप हुआ है यानी खुला है। ठीक, अब अनरैप होता क्या है, अनरैप एक्चुअल में यूवी डब्ल्यू कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर 3D ज्योमेट्री। आपकी 3D ज्योमेट्री का ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स होता है। ठीक है, अनरैप जो होता है वहीं आपका क्या बोलते, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूवीडब्ल्यू कोऑर्डिनेट से समझे कुछ मतलब, राइट, वो मतलब ये कि ज्योमेट्री को, जो 3D ज्योमेट्री है उसका 2D डिपिक्शन दिखाता है वो, जिसकी मदद से आप ड्रॉ कर सकते हो फ्लैट उसके ऊपर में, है ना। ये क्यों दिखाने की ज़रूरत पड़ती है भाई, सीधी सी बात है, जैसे आपने पृथ्वी देखा है उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखा है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की मदद से पता चलता है कि पृथ्वी में कौन सा हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में आता है, कौन सा हिस्सा इक्वेटर में आता है, कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है, कौन सा नॉर्थ पोल में है और कौन सा साउथ पोल में है। ये पता कैसे चलता है, ये पता ऐसे चलता है कि पूरी पृथ्वी को हम ग्रिड में डिवाइड कर देते हैं और जितने ग्रिड नीचे जितने ग्रिड ऊपर उससे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डिसाइड कर देते हैं, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिसाइड कर देते हैं, राइट।
अब उससे क्या होता है कि जो भी मैप, एक 2D मैप जब उसके ऊपर रखते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर, तब हमको समझ में आ जाता है कि ये जो मैप है, जो 2D मैप लोगों ने बनाया था प्रीवियस ने, वो पृथ्वी में कौन सी जगह पे ये वाला देश आता है, ये इससे पता चलता है। तो 3D पृथ्वी को हम 2D में कन्वर्ट कर देते हैं। जो मैप बनते हैं वो 3D पृथ्वी का 2D डिपिक्शन होता है। सेम चीज अनरैप में भी होता है। इस 3D ज्योमेट्री का अगर मुझे ये प्लेस निकालने बोला जाए तो मुझे नहीं पता कि ये कौन से लोकेशन पे ये वर्टेक्स है ना, इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या बोलता है, क्या नंबर है, क्या नहीं है। सेलेक्ट करने के बाद मुझे उस पर पेंट डालने के लिए 3 अलग अलग प्रोसेस से गुजरना होगा। वहीं अगर मैं कंप्यूटर को ये काम करने बोलूं तो वो यही नहीं, इन पूरी चीज़ों के कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे UVW की ज़रूरत पड़ती है। अगर मुझे यहाँ पॉइंट पे कलर डालना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके एक कलर डालूंगा, फिर इसको सेलेक्ट करके एक कलर डालूंगा, फिर इसको सेलेक्ट करके एक कलर डालूंगा, इसको सेलेक्ट करके एक कलर डालूंगा। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि सर आप वर्टेक्स को क्यों सेलेक्ट करके कलर डालेंगे, आप प्लेन को भी तो सेलेक्ट कर सकते हो, फेस को भी। पहली चीज़, कंप्यूटर के हिसाब से ये कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, ये जो आप ऐसा सेलेक्ट करके इसमें कलर डाल देते हो, ये विदाउट यूवी हो ही नहीं सकता। तो कंप्यूटर पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट यूवी बना लेता है। ठीक है, तो वो वही समझ सकता है, कंप्यूटर ही समझ सकता है वो यूवी। तो उसको आपको समझने के लिए मैनुअल यूवी दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से यूवी बना सकते हो। ठीक है, वरना कंप्यूटर का कोऑर्डिनेट आप नहीं समझ सकते, वो अपने हिसाब से समझता है उस चीज़ को। ठीक, तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो लाइन दिख रही है ये हमको बता रही है कि कंप्यूटर इस तरीके से समझ रहा है इस ज्योमेट्री को। ठीक है, लेकिन अगर इस ज्योमेट्री को मैं सेलेक्ट करूं और ओपन यूवी एडिटर में जाऊं तो ये मुझे ऐसी दिखती है। तो कंप्यूटर तो ज्योमेट्री को, ऐसी ज्योमेट्री को ऐसा देख रहा है और उसको पता है कि ये पॉइंट कहाँ पे आने वाला है। लेकिन मुझे नहीं पता, इसको देखकर मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये हिस्सा कौन सा है और ये हिस्सा कौन सा है। सब तो सिमिलर लग रहा है कि नहीं। बस इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो अभी क्या करेंगे, मैं यहाँ पे अब इन हिस्सों को सेलेक्ट करना है और मुझे पता है कि भाई मुझे ये हिस्सा अलग चाहिए, ये हिस्सा अलग चाहिए और ये हिस्सा जुड़ा हुआ होना चाहिए इन सब से, ताकि इसको मैं आसानी से एक साथ स्केच कर सकूं। या चलो मैं अलग अलग ही निकाल लेता हूँ, सब टुकड़े बाद में देखूंगा, जो मुझे जोड़ना है तो जोड़ूंगा, नहीं जोड़ना होगा नहीं जोड़ूंगा। ठीक, अब अलग अलग निकालने के लिए मुझे सबसे पहले सिलेक्शन चाहिए, तो मैं इन सब चीज़ों का सिलेक्शन करूंगा। तो देखो ये आपको मैनुअल सिलेक्शन लिया। अब यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ कैसा दिखा रहा है डब्बा, और यहाँ पे कैसा दिखा रहा है एक्स शेप का। तो मुझे एक्स शेप का चाहिए ये वाला हिस्सा, तभी तो मैं पेंट कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना होगा, इस पे एक प्रोजेक्शन करना होगा। प्रोजेक्शन जैसे लाइट प्रोजेक्शन होता है, यहाँ नीचे जाऊंगा तो देखो प्रोजेक्शन पैनल है। मेरे लिए ये एक प्लेन है, एक प्लेन के अंदर ये बहुत आसानी से समा जा रहा है। तो मैं इसकी प्लेन को सेट करके एक्स वाई वाई डायरेक्शन पे रखूँगा। तो देखो ये यहाँ पे आ गया, फिट कर दूंगा बराबर से। अब देखो मुझे वो मिल रहा एक्स के शेप का डिपिक्शन। अब मैं इसको यहाँ ले जाके रख सकता हूँ। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये जगह क्या है और यहाँ क्यों रखा हुआ है। ये जगह कहलाती है UVW एडिटर। ठीक है, ये पूरा सिस्टम, और इसके अंदर ये जो जगह दिख रही है आपको, ये कहलाता है आपका अनरैप सेक्शन, यानी कि यहीं पे आपका पूरा अनरैप इधर ही होना चाहिए। अगर ये हिस्सा के पार आपका यूवी रखते हो आप, तो कंप्यूटर समझता है कि ये ही चीज़ यहाँ रिपीट कर दो। ठीक, तो जब आप यहाँ से ऊपर रखते हैं तो टेक्सचर जो भी आपने डाला हुआ होगा ना, वो रिपीट होके इसके ऊपर आएगा, अलग से कोई दूसरा टेक्सचर नहीं आने वाला। तो सारा चीज़ जो है वो इधर होना चाहिए। ये
बेसिक अनरैप का रूल है, जो भी चीज़ है वो इधर रहनी चाहिए। ठीक है, अब क्या हम इन एरियाज को बड़ा नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते, लेकिन वो एडवांस अनरैपिंग का हिस्सा है, जो कि हम थोड़े समय बाद देखेंगे। उसके लिए सिस्टम अलग हो जाएगा पूरा। ठीक, तो आप क्या करें, अभी फिलहाल आप बेसिक के रूल्स के साथ स्टिक रहें कि जो भी अनरैप कर रहे हैं वो सब इधर रहेगा, इधर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, यही रूल है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो कि मैं बाद में आपको और अच्छे से डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे इसको। तो ये ऑप्शंस क्या काम करते हैं, ये अनरैप को अच्छे से सुधारने का काम करते हैं। सुधारना मतलब समझते हो, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं सुधारना, इसका क्या मतलब होता है? सही करना, है ना। हिंदी में भी सही करना बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी में अरेंज करने को सुधारना बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज़ को हम सुधार रहे हैं, राइट, हम छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, आई थिंक ये नेटिव लैंग्वेज है ना, वहाँ का सुधार है। छत्तीसगढ़ में तो कुछ और ही टर्म यूज़ होता होगा, बट एक टर्म मैंने सुना है सुधारना, जिसको अरेंज करने को कहा जाता है जनरली ठेठ लैंग्वेज में। दैट मीन्स यू नीड, ये जितने भी हैं ये आपके अरेंज करने के लिए कंप्लीट। ठीक, यहाँ पे वही ऑप्शंस हैं, वर्टेक्स, पॉलीगॉन, एजेस और एलिमेंट्स। ठीक, तो अभी हम पॉलीगॉन्स में हैं और हमने सेलेक्ट करके इसको साइड में कर लिया। अब दूसरी चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, तो अब देखो ये अनरैप हो गया है, तो ब्लू वाले से पर्पल में आ जाएगा। अब मुझे सेलेक्ट करना है, तो क्या टीडियस जॉब है कि इन सबको मैनुअली सेलेक्ट करते रहूं फिर पंचिंग मारूं। अब ये तो मेरा एक्स है, छोटा सा है, कभी भी फिल हो जाता है। लेकिन व्हाट इफ बड़ा मॉडल हुआ, देन हाउ विल यू डू इट? सीम पकड़ो, ये दिख रही सीम, देखो ये सीम पूरा बॉर्डर बनाई है, इसका मतलब ये पूरा एक शेप है। तो जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहां पे जाता हूं पील के अंदर, एक्सपैंड सीम, है ना, एक्सपैंड पॉलीगॉन सिलेक्शंस टू सीम, दैट मीन्स जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो भी उसके अंदर उसको लग रहा है वो आ जाएगा। अभी क्या है, यहां से सीम खुल गई है, हाँ। तो इस सेक्शन पे हमारे पास एक और तरीका है, जो कि है एडिट वाला, पॉइंट टू पॉइंट सीम। ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट सीम, क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लंबा टॉपिक है और थोड़ा आराम से करने वाली चीज़ है। एंड करेंटली आई एम ऑन अ लिटिल हेस्ट, आज के दिन मुझे थोड़ा अर्ली जाना पड़ रहा है, बट मैं वापस आऊँगा। बट आप लोग यहाँ पे रहोगे नहीं तब तक, है ना, तब तक आप लोग चले जाओगे, तो इसलिए बता रहा हूँ कि उस टॉपिक को मैं बाद में कवर करूँगा। अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं और केवल प्रोजेक्शन पे ध्यान देते हैं। प्रोजेक्ट दिस, ठीक, तो इसको कंप्लीट प्रोजेक्ट कर दो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। प्रोजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, मेरे पास दोनों चीज़ आ गई। इसको मैं यूवी एडिटर में देखूंगा तो एक और निकल आया। अब आप चाहो तो ये क्योंकि एलिमेंट सेलेक्टेड है तो एलिमेंट ऑफ कर दो, वरना वो हटेगा नहीं, और एक बार ऐसे कर दो तो वो हटने लगेगा। क्लिक करो और देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है। तो अगेन ये वाला सेक्शन जो है वो दूसरे में था, ये पता नहीं वापस से कैसे फिक्स हो गया। तो मैं इसको एक्सपैंड करूँगा तो इट्स क्वाइट पूरे एरिया पे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर का सेलेक्ट करके इसको इंडिविजुअल लेना पड़ेगा। ठीक, ये इतने हिस्से को सेलेक्ट किए, शिफ्ट दबा के क्लिक करोगे तो पूरा सेलेक्ट करता है लूप में। और इसको मैं प्रोजेक्ट कर दूंगा और सामने से प्रोजेक्ट करूंगा, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट करूंगा ना यहाँ से, तो वो ऐसा खुल जाएगा, है ना, जैसे बुक ओपन हो जाती है वो। देन अगेन विल सेलेक्ट पॉलीगॉन और बची हुई चीज़ों को ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। इसको मैं वापस से जी डायरेक्शन पे, सॉरी वाई डायरेक्शन पे फिट कर दूंगा। इट इज़ नॉट वाई, एक्स डायरेक्शन, है ना, एक्स डायरेक्शन में ओपन आएगा। देखो इसको समझने का तरीका सिंपल ऐसा है, ऐसा मान के चलो कि आप लाइट मार रहे हो ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, टॉर्च मार रहे हो।
तो जब किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है, उसकी पूरी परछाई देखनी होती है या उसको देखना होता है, तो क्या करते हो, उसके ऊपर लाइट मारते हो। अब मान लो आपको किसी का साइड प्रोफाइल देखना है दीवार पे, साइड प्रोफाइल मतलब साइड से देखना है, तो क्या करते हो, उसके साइड पे लाइट मारते हो। साइड पे लाइट मारते हो तो छापा कहाँ बनता है, दीवार पे। अब वो प्रिसाइज कैसे बनता है कि पूरा बराबर से नजर आए शेप, लाइट को पूरा कंप्लीट कवर करने की ज़रूरत है। अगर वो पूरा इमेज के ऊपर में यानी आदमी के ऊपर में लाइट पड़ेगा तो पीछे बिल्कुल परफेक्ट छापा बनेगा, है ना। तो लाइट को ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा, अगर लेफ्ट और राइट लगा दिए तो क्या छापा बन सकता है, नहीं। तो उसको उसी डायरेक्शन पे लगाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन पे उसका पूरा का पूरा शेप नजर आए। ये तरीका होता है प्रोजेक्शन का। अब यहां पे देखो, ये ज्योमेट्री ऐसी गई हुई है। अब ये है क्या, अगर इसको मैं थोड़ा सा इमेजिन करूं कि ये मान लो रैपर है, रैपर है मतलब स्टिकर लगा हुआ है एक्स का, तो क्या करते हो, यहां से पकड़ के खींचोगे ना, यहां से पकड़ के खींच के इसको ओपन करोगे और ओपन करते 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 यहां तक खींच दोगे, टेप जैसा हम लोग करते आए, ये बड़ा मजा आता है करने में, है ना। तो अगर ऐसे खींचोगे तो क्या आपके हाथ में क्या आएगा, एक बराबर 2D स्ट्रिप आ जाएगी, राइट। यानी कि कोई भी चीज ओवरलैप नहीं हो रही होगी, पूरा का पूरा एक हाथ में आपको स्ट्रिप आ जाना है। दैट स्ट्रिप इज एक्चुअली कॉल्ड अ गुड अनरैप। उस स्ट्रिप को हम बोलते हैं अच्छा अनरैप है। इसका मतलब उसमें कोई भी चीज ओवरलैप नहीं कर रही है और ना ही कोई चीज क्या बोलते प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मतलब ओवरलैप होगा ना तो टेक्सचर पेंट करोगे ना तो दोनों तरफ पेंट होने लगेगा, वो गड़बड़ होगा। तो इसलिए उसको ना खुला रखना पड़ता है, उसका कोई भी वर्टेक्स एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये क्या निकल रहा है, ये एक्चुअल में मान के चलो सांप की केचुली निकल रही है, ठीक है, एग्जैक्ट वैसा ही निकल रहा है ये। इट इज नॉट एग्जैक्टली सांप बट इट इज एक्चुअली सांप की केचुली। तो केचुली कैसी होती है, बिल्कुल सांप जितनी लंबी होगी, डिजाइन उसमें वही बना होगा जहां सांप का बना रहता है, देखिए ना, एग्जैक्ट चीज होती है यहाँ पे। बस फायदा यहाँ पे ये है और वहां नहीं कि सांप की केचुली में पेंट करोगे तो सांप के ऊपर पेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ अनरैप में उस केचुली में पेंट कर दोगे तो ऑब्जेक्ट में पेंट हो जाएगा। तो तुम क्या कर रहे हो, रेफरेंस ले रहे हो, है ना। सांप का एक तरीके से रेफरेंस हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये रेफरेंस है ना। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको प्रोजेक्ट किया तो मुझे क्या मिल गया, ऐसा प्रोजेक्शन। क्या मैं z डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले सकता था, बिल्कुल ले सकता था, लेकिन उससे क्या दिक्कत होती, ये खुल के नहीं आता। जैसे मान लो मैंने इसको y डायरेक्शन पे प्रोजेक्ट कर दिया तो देखो क्या दिख रहा मुझे, लाइंस दिख रही है ना। अब अगर एक एक लाइन को पकड़ के मुझे पकड़ूंगा और खींचूंगा तो क्या होगा, घंटों लग जाएंगे उसको खोलने में, है ना। अब ज्यादा समय लगेगा क्या चीज में, उसको ओपन करने में, और ओपन करने की मेहनत मैं उसमें लगाते रहूं, फिर जाके पेंट करूं। तो इससे अच्छा कंप्यूटर को बोलूंगा ना कि भाई ऐसा करो, आप मुझे एक सिलेक्शन दे दो, है ना, और ऐसा प्रोजेक्शन दो जिसमें ज्यादा से ज्यादा एरिया खुला आए। तो जो प्रोजेक्शन में ज्यादा से ज्यादा एरिया खुला आपको मिलेगा वो अच्छा प्रोजेक्शन है आपका, और कम से कम एरिया मिल रहा है दैट इज गलत प्रोजेक्शन है। ठीक, बस इतना ही इसका खेल होता है प्रोजेक्शन का। अब क्या किए, इसमें देख रहे हो आप कि ये ओपन हो गया, ठीक। अब यहां देख रहे हो कि कुछ हिस्से जरूर ओवरलैप कर रहे हैं, लाइंस ओवरलैप हो रही हैं, मैनुअली भी फिक्स कर सकते हो, राइट। मैनुअली भी कर सकते हैं, और अब ये इसको मैनुअल करने गए तो टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्स, है ना। रिलैक्स का मतलब होता है सबको वो प्रोसीजरली ओपन कर देता है ना, ओवरलैप नहीं होने देता।
तो जब आप इसको टूल्स में जाओगे और रिलैक्स करोगे तो ये क्या होगा कि बाउंड्री ओके इफ इट इज, है ना, कर दी। तो मैंने बताया था एक टेप की स्ट्रिप जैसा निकलेगा, तो अल्टीमेटली रिलैक्स करते जाओगे तो वो आखिर में वहीं तक निकलता है। बीच का हिस्सा थोड़ा सा खुला हुआ है तो वो वहाँ पे नज़र आ रहा है, डजेंट मैटर, कुछ हिस्से ज़रूरी हैं कुछ नहीं। अब इस पूरी चीज़ को सेलेक्ट करो, ठीक है, और इसको अरेंज करो इसके अंदर। मैनुअल अरेंजमेंट नहीं बता रहा हूँ अभी, जस्ट फॉर द टाइम से, लेकिन अभी प्रोसीजरल अरेंजमेंट बता देता हूँ जो कि है यहाँ अरेंज एलिमेंट के अंदर। जब आप इसमें क्लिक करते हो, कस्टम, पैक टुगेदर, पैक नॉर्मलाइज और रीस्केल एलिमेंट्स, यानी कि इनको छोटा बड़ा करके फिक्स करो, या ये पैक टुगेदर जैसे क्लिक करूँगा देखो ऑलरेडी पैक टुगेदर हुए पर स्केल नहीं हुए, ठीक, वहीं आ गया हूँ, कस्टम किया तो वो सब आ गए कहाँ, अंदर, यहाँ अंदर होना ज़रूरी है, ठीक। अब ये चीज़ हो गई आपकी अनरैप। इसका मतलब है कि अगर अब मुझे फॉर एग्जांपल देखो सिलेक्शन तो मैं तब भी करके रख सकता था, बट इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। टूल्स में जाके रेंडर यूवी टेम्पलेट, UVW टेम्पलेट, इस पर क्लिक करूँगा, आई गेट अ रेंडर यूवी। इसका मतलब ये जो इमेज है ये मुझे कितने रेजोल्यूशन में चाहिए। रेजोल्यूशन बहुत मैटर करता है जब हम टेक्सचरिंग की बात करते हैं। क्यों मैटर करता है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, बेसिक सी बात है, अगर आप रेंडर यहाँ से करने लगे, रेजोल्यूशन रेंडर यहाँ से करने लगे और आपने 2000K पे बनाया हुआ है, आपका टेक्सचर जो है वो 2000 रेजोल्यूशन का है, जो भी इमेज लगा रहे हो, जो भी टेक्सचर उसमें डाल रहे हो वो 2000 रेजोल्यूशन का है। तो 2000 रेजोल्यूशन के होने के कारण एक ऑब्जेक्ट में 2000 है, बराबर है, लेकिन 50 ऑब्जेक्ट हैं, 50 ऑब्जेक्ट में 2000 रेजोल्यूशन, यानी करते करते 2 5 जा 10, यानी लाख के ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, आपका 10-20 हज़ार के ऊपर पहुंचेगा। और अगर 50 है तो लाख के ऊपर पहुंच जाएगा आपका रेजोल्यूशन ऑफ द टेक्सचर्स, जुड़ते जाएगा सारा कुछ। अब जब वो इतना हैवी हो जाएगा तो ज्योमेट्री हैवी है, फिर टेक्सचर भी हैवी लगा दिए, राइट, और फिर उसका रिगिंग करोगे, स्किनिंग करोगे, एनिमेशन दोगे उसके अंदर, तो ज्योमेट्री क्या होगी, बहुत हैवी हो जाएगा फाइल। तो आप इन्वायरमेंट उसके साथ ऐड करना हो, आप गेम में यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ उसको एनवायरनमेंट डालोगे, तो आपकी ज्योमेट्री ही इतनी हैवी है कि आप उसको लेके जाके गेम में डालोगे और गेम में अदर इन्वायरमेंट होगा, या मूवी में डालोगे तो अदर इन्वायरमेंट्स होंगे, वो भी मेमोरी खाएंगे आपका, ये भी मेमोरी खाएगा। तो इसलिए रेजोल्यूशन की काउंटिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपके गेम में इन्वायरमेंट लो पॉली दूर पे ही नजर आता है और हीरो केवल डेजर्ट में भागता रहता है ना, तो इसका मतलब पूरा काम हीरो पे करना है। और अगर आपका मूवी में मान लो कि इन्वायरमेंट जो है वो मैट पेंटिंग से बना हुआ है ना, और आपका जो फाइटिंग हो रही है हीरो और गोलम के बीच में, हीरो और हल्क हल्क के बीच में, तो हल्क जो है वो रियलिस्टिक बना होना चाहिए क्योंकि वो संभाल लेगा। लेकिन अब ऐसा सीन है जिसमें बिल्डिंगें पृथ्वी गिरते हुए दिखा रहे हो, पूरी पृथ्वी बीच से टूट रही है, बाढ़ आ गई है, बड़ी सी बिल्डिंग तोड़ रहे हो, ऐसे में तुम हल्क को दिखा रहे हो वो भी फुल साइज, कितना भी भारी सिस्टम हो बैठेगा, क्योंकि आप स्पॉन्टेनियस कैलकुलेशंस करवा रहे हैं एक बार में, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, ऐसे सेक्शन पे हम अनरैप करके
कम रेजोल्यूशन के टेक्सचर लिए जाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारा हल्क अगर बिल्डिंग तोड़ते हुए दिखा रहे हैं तो हल्क जो है वो दूर पे खड़ा है, कैमरे के पास नहीं खड़ा हुआ है, तो दूर पे खड़ा है तो उसका टेक्सचर रेजोल्यूशन कम हो जाएगा, कैरेक्टर का मॉडल भी लो पॉली हो जाएगा, और पूरा मेहनत कहाँ लग जाएगी, बिल्डिंग और बिल्डिंग के टूटने पर। दैट इज़ हाउ यू मैनेज द मेमोरी फ्रॉम योर सिस्टम। उनके सिस्टम जरूर 1.5-1 लाख रुपए के होते हैं, सॉरी 15-20 लाख के होते हैं, है ना, 16-1 लाख का बिल्ड होता है वो प्रोडक्शन हाउसेस का, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, एवेंजर्स वाली बात कर रहे हैं। तो उन लोग का सिस्टम संभाल सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको रुलाएं, वो है ना, वो क्या करते हैं, अगर मोर एफिशिएंट वे में काम कर सकें तो जो काम आपको 2 घंटे में कर रहा है वो 2 मिनट में निकाल देगा वो, ठीक है। तो दूर की चीज़ है, इसके कारण से टेक्सचर भी लो हो जाता है, पॉली भी लो हो जाता है ना, और जब पास की चीज़ है तो फिर टेक्सचर हाई और पॉली हाई। तो ऐसी सिचुएशन में मैं अभी इसको 1024 और 1024 दे रहा हूँ, यानी 1024 दे रहा हूँ, यहाँ से बढ़ा भी सकता हूँ या वैल्यू लिख भी सकता हूँ। स्क्वायर निकालेंगे, फोर्स टू साइडेड रखेंगे, और कलर कैसा चाहिए, ऐसा ही दिखना चाहिए फोटोशॉप में, तो डेफिनेटली ऐसा ही दिखेगा। अब इसमें क्या करेंगे, बस सिंपल रेंडर आउटपुट कहाँ निकलना है, तो मैं इसको रोबोटिक कैरेक्टर 3ds मैक्स, अच्छा ये मेरा उसका है, ठीक, चॉपर हमें चाहिए था ना, ठीक है, यहीं पे डाल देते हैं, एक नया फोल्डर लेके चॉपर टेक्सचर, और एक और फोल्डर लेके अनरैप, ब्लेड, कौन सा फॉर्मेट चाहिए, तो पीएनजी फॉर्मेट चाहिए, उसमें सेव कर लो, ओके कर लो, रेंडर यूवी टेम्पलेट मारो, ऐसा नज़र आएगा, वो सेव हो गया वहाँ पे। फोटोशॉप में जाओ, ओपन योर फोटोशॉप, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है, हमने क्या किया, पूरा उसको खोल लिया एक तरीके से, फाइल, ये ब्रिज वाला ऑप्शन बहुत बेकार है, बार बार दब जाता है, और 3ds max कैरेक्टर, chopper texture, unwrap, blade, open, and you'll get this, देखने के लिए, है ना, you will get this। अब for the sake of heist, what I'm gonna do, I'm just gonna select a normal blade shape, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये है ब्लेड का शेप, सामने का सेक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, इसको एक ग्रे कलर का हम कलर दे देंगे, और ये नीचे रहेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा रेड खून लगा देते हैं, जो भी है ब्लड राइट नाउ आई एम जस्ट पुटिंग इट थ्रू, और थोड़ा सा इधर इधर एजेस में लगा देता हूँ, ठीक। और वैसे ही यहाँ पे एक और सेलेक्ट करके आप सेम कलर, या इधर पे आप देना चाहो कोई दूसरा कलर तो वो भी दे सकते हो ना, कि अगर ये पेंटेड है, ग्रीन कलर का पेंटेड वाला जो एक्स होता है ना, वैसा टाइप का कुछ, एंड यू कैन एक्चुअली गिव अ ग्रीन कलर प्रिंटेड, ठीक। बस इसको ऑफ कर देना और वापस से इसको सेव कर देना, ब्लेड अल बेडो, ठीक है, सेव कर दो, और यहाँ पे आओ और
सेलेक्ट करो, और हमने ब्लेड का, ठीक है, क्लोज कर दो इसको। ये वुड नहीं पकड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये एक्चुअल में ना हटा नहीं रहा उसको। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि क्लोज, और इसको क्लियर करो। ठीक है, उधर हमने कुछ और डाल दिया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर क्लिक करते हैं, और आर्नोल्ड के स्टैंडर्ड सरफेस शेडर जो है वो मैं डाल देता हूँ एक। ठीक, और ये मैं इधर डाल दे रहा हूँ पूरे ज्योमेट्री में, और इसके बेस कलर पे जाके I'll select bitmap, इधर 3ds max, texture, albedo, I'll select। ठीक, देखो उसके ऊपर आ गया। ये उतने ही सेक्शन पे दिखाएगा जितने सेक्शन पे आपने पेंट किया है। अब आप, जो हमने मारा था प्रोजेक्शन वो सामने से मारा था, अब आपको चाहिए इस साइड से ही आप अच्छे से पेंट कर पाओगे, तो इतना सेलेक्ट करके अलग से प्रोजेक्शन मार लो, इसका सिलेक्शन करके अलग से प्रोजेक्शन मार लो, ये दोनों अलग अलग मिल जाएगा, दोनों में अलग अलग पेंट कर लो। ठीक, तो अभी ये था अल्बेडो जो हमने टेक्सचर मैप पे डाला। अब यहाँ पे एंड आइसोलेट कर देता हूँ, तो नाउ यू कैन सी कि इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। इमेज नहीं है ना वहाँ पे, ओके, तो आई जस्ट सी व्हाट, कैंसिल, रेंडर रीजन करके देख लेते हैं। है ना, वहाँ दिखा रहा है वो। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल ये आ गया है उसके अंदर, हम डेफिनेटली इसको आगे और अच्छे से रेंडर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इतना ही अनरैप कर रहे हैं, और एक अल्बेडो टेक्सचर हमने लगाया है। अभी जितने टेक्सचर्स हमने शेडर्स बनाए थे वो सब मैप में इन्वॉल्व होंगे, यानी आप सारे के सारे मैप के थ्रू भी दे सकते हो। आप एमिशन किसी एक सेक्शन पे दे सकते हो, और बाकी सेक्शन से ओमिट करा सकते हो। शाइनिंग किसी एक सेक्शन पे दे सकते हो, बाकी सेक्शन को ओमिट करा सकते हो बाय सिंपली दिस। तो हमारी जो आगे की क्लासेस होगी उन सारी क्लासेस में हम पेंट कर करके ये सारी वैल्यूज़ बताएंगे कंप्यूटर को कि कौन से हिस्से पे क्या चीज़ डाली जा सकती है। ठीक है, तब हमारा टेक्सचरिंग पोर्शन कवर अप होगा। तो शेडर हो जाएगा, टेक्सचरिंग हो जाएगी, फिर हम लोग जाएंगे स्लेट एडिटर पे। ठीक है, ताकि हमारा जो क्या बोलते हैं नॉड वाला सिस्टम है वो भी कवर अप हो जाए, तब आपका टेक्सचरिंग कंप्लीट होगा। ठीक, इसी दौरान हम एक इन्वायरमेंट कर लेंगे और एक कैरेक्टर कर लेंगे, दो चीज़ें करेंगे। तो ये चॉपर जो था ये केवल ओवरव्यू था आपका टेक्सचरिंग के लिए। अब इसके बाद मैं एक इन्वायरमेंट उठाऊंगा, हम उस इन्वायरमेंट में ये काम करेंगे, और फिर एक कैरेक्टर उठाएंगे, उस कैरेक्टर पे आगे काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको फिनिशिंग तक ले जाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। आज थोड़ा अर्ली था